और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेह में 2 गाड़ियां बर्फानी तोदे की जद में आ गई हैं। आज सवेरे 7:30 बजे खरदंगला पास के करीब ये गाड़ियां तोदों की जद में आईं। बताया जाता है कि गाड़ियों में 10 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 को बचा लिया गया है, जबकि 1 लाश बरामद हुई है। आर्मी, पुलिस और SDRF की मदद से मुसाफिरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौजी हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। RSS के सीनियर लीडर भैयाजी जोशी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर 2025 में बनेगा। उन्होंने कहा कि 2025 में मंदिर का काम शुरू हो जाएगा तो मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। RSS चीफ मोहन भागवत ने अफसोस जताया है कि कोई जंग नहीं जारी है, फिर भी सरहद पर जवान शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह समझ नहीं आती। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि हर एक शहरी को मुल्क को अजीम बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है, जब युद्ध होता है। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है, जब युद्ध होता है। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। शिवसेना ने एक मर्तबा फिर मरकजी और महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाया है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के इदारिया में सवाल किया गया है कि मरकज और फडणवीस हुकूमत लोकसभा इंतखाबात से आइन कबल फलाही स्कीमों का ऐलान क्यों कर रही है। शिवसेना के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने अपने इक़्तिदार की शुरुआती 2 साल में फलाही स्कीमों का निफाज क्यों नहीं किया। शिवसेना के मुताबिक ये ऐलानात बीजेपी को फायदे के बजाय मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाते हुए शिवसेना ने फडणवीस काबीना के जरिए OBC और VJNT तबकात के लिए 736 करोड़ रुपए की स्कीमों के ऐलान पर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान बीजेपी के नायब सदर ज्ञानदेव आहूजा अपने मुतनाज़ा बयानात को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस मर्तबा आहूजा ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को मुगल शहंशाह औरंगजेब से ताबीर किया है। आहूजा के मुताबिक जिस तरह औरंगजेब मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे, उसी तरह राहुल गांधी कांग्रेस के आखिरी बादशाह हैं और मुस्तकबिल करीब में कांग्रेस का खात्मा यकीनी है। कांग्रेस कितना ही ढोंग करना चाहे, इस देश में कुछ समय तो आ गई है, लेकिन अब कांग्रेस जैसे औरंगजेब सल्तनत का, मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह हुआ, ऐसे राहुल गांधी उस सल्तनत के आखिरी बादशाह हैं। कांग्रेस का खात्मा। वजीर खजाना अरुण जेटली ने ओपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के लिए मनफी सोच रखने वाली जमातें साथ आ रही हैं। नरेंद्र मोदी को हटाना उनका एजेंडा है, लेकिन अवाम सियासी तौर पर बेदार हैं। India, as I indicated to you earlier, is a highly aspirational, politically conscious society. And such societies never opt for a suicidal cause. They'll opt for a tried and tested, established leadership. The Nawabs of negativity may come together, but that's not something where they are going to... India, as I indicated to you earlier, is a highly aspirational, politically conscious society. And such societies never opt for a suicidal cause. They'll opt for a tried and tested, established leadership. The Nawabs of negativity may come together, but that's not something where they are going to hold together and carry much credibility as far as the people. बॉम्बे हाईकोर्ट ने समाजी कारकुन नरेंद्र दाभोलकर और पांसरे के अहल खाना की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत करते हुए CBI और CID को सिर्फ गौरी लंकेश कत्ल केस की जांच पर इन्हिसार न करते हुए आजादाना काम करने की हिदायत दी। जस्टिस SC धर्म अधिकारी और जस्टिस MS कारंक की बेंच ने जांच एजेंसियों को कर्नाटक में जारी गौरी लंकेश कत्ल केस की जांच से मिल रही जानकारी की बुनियाद पर
दाभोलकर और पांसरे कत्ल मामलों की जांच को आगे नहीं बढ़ाते हुए अपनी जानिब से भी जांच को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। इस मौके पर हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र पुलिस की जांच में सुस्ती को लेकर सरजनिश भी की। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, आरएसएस के सीनियर लीडर भैयाजी जोशी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर 2025 में बनेगा। उन्होंने कहा कि 2025 में मंदिर का काम शुरू हो जाएगा तो मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमाल फारूकी साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है। कमाल फारूकी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, आप इन बयानात को किस तरह से देखते हैं, आपका क्या रद्द अमल है? हम तो बिल्कुल इसको सब सारे जो स्टेटमेंट्स हैं पॉलिटिकल समझते हैं जी। और खुदा का शुक्र यह है कि अब इन लोगों को अकल भी आ गई है कि भाई इसको आप बार बार इस मसले को पॉलिटिक्स में जोड़कर नहीं भुना सकते। कोर्ट में मैटर है और हम में से हर आदमी, मुसलमान भी ये चाहते हैं फैसला जल्दी हो, क्योंकि मस्जिद तो हमारी गिरी है, तो हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुझसे फैसला हो। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले में कोई दखील नहीं हो सकते कि कब सुनेंगे कब नहीं सुनेंगे। अब जो प्रेजेंट जो हमारे कोर्ट का जो पूरा संगठन है और खास तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो जिस तरह से वो तमाम डॉक्यूमेंट को डेप्थ में जाकर देखना चाहते हैं, हमको नहीं लगता कि कोई आदमी इसमें जल्दबाजी में कोई स्टेप ले पाएगा, क्योंकि अभी तो जो तर्जुमे वगैरह फाइल हुए हैं वो भी अभी उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं करा पाए हैं वो, और हजारों एक दो डॉक्यूमेंट नहीं है, कई ट्रंक भरे हुए हैं डॉक्यूमेंट सिग्नेचर वगैरह के। तो हमको लगता है कि इसमें टाइम लगेगा और तमाम लोगों को, जो हिंदू मुसलमान सब लोग, उनको इसका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। मुस्लिम जमातें तमाम ये बात कह रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे, लेकिन हमारे ये भाई जो हैं इसको पॉलिटिसाइज करके और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नकारते रहते हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ताल्लुक से अभी बीच में आपने देखा होगा जिस तरह के जो कमेंट्स आए हैं वो बहुत ही बदअखलाकी पर मुबैन है। तो हमको लगता है कि ये अभी भी ऐसा लगता है कि अब 2025 इन्होंने क्यों कहा है भाई, अभी तो इलेक्शन तो अब हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अब उसको फिर दोबारा अगले इलेक्शन के अंदर भी क्या पॉलिटिसाइज करेंगे। तो अब हमको सबको ये चाहिए, हमारे चाहे आरएसएस के भाई लोग हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे श्री महाराज जी हों, सब बैठकर ये बात तय कर लें कि भाई सुप्रीम कोर्ट का पहले ऑर्डर आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर बात कीजिए अगर करनी है। अभी तो पहले जो टाइटल सूट है वो डिसाइड हो जाए। अभी उन्होंने पहले वाले चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा था कि हम टाइटल सूट डिस्कस कर रहे हैं, मास्टर का मामला नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले टाइटल तो सेट हो जाए कि किसका टाइटल है, उसके बाद बात होगी। तो उसमें संयम बरतना चाहिए और मुल्क का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको खराब नहीं करना चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। खुदा का शुक्र यह है कि मुसलमानों में से कोई जमात भी जो है, जो छोटी बड़ी कोई भी जमात है, वो इसको बिल्कुल सियासी रंग नहीं दे रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी मस्जिद शहीद हुई थी, खुदा करे कि वो हमारे हक में फैसला हो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होता। जी फारूकी साहब, और क्योंकि इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, आने वाले इलेक्शंस में भी इस वजह से काफी ज्यादा हलचल मच जाती है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनकी क्या हिकमत अमली है इस तरह के बयानात से निपटने के लिए, या फिर जो भी मसले इस वजह से सामने दरपेश होते हैं, तो क्या कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिकमत अमली है? नहीं मुनाज़ा, हम लोगों ने तो बहुत ही सिस्टमैटिकली ये डिसाइड कर लिया है कि हम इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। हम तो सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं बाकी तमाम लोगों से कि भाई आपस में प्यार मोहब्बत बरकरार रखिए। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, हजारों की तहजीबें जो हैं एक साथ चलती पड़ती रहती हैं। तो आपस में दो बड़ी कम्युनिटीज हैं, हिंदू और मुसलमान, ये दो गाड़ी के पहिए हैं, इनमें से किसी एक को भी पंक्चर होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। हमको मुल्क के लिए सोचना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, सीबीएस है, हमारे आरबीआई है, इन सबके ऊपर हमको एतमाद करना चाहिए ताकि हम मुल्क को आगे बढ़ा सकें। हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बिल्कुल ये राय है कि हम इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते और हम एक अपना बिल्कुल एक निशाना है हमारा कि हम अपनी तैयारी लीगल बहुत उम्दगी से रहें, अच्छे करेंगे और हमें पूरी खुदा की ज़ात उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। जी, कमाल फारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।
नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज हो गया है। वजीर आजम मोदी ने समिट का इफ्तिताह किया। समिट में मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों की तादाद में मदुबीन शरीक हैं। समिट 22 जनवरी तक चलेगा और इसमें मुख्तलिफ कंपनियां अपने प्रोडक्ट की नुमाइश करेंगी। Honorable everybody and welcome to Gujarat. Place Gujarat on the map of वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खिताब किया। उन्होंने गुजरात को मौके का हट करार दिया। मुकेश अंबानी का कहना है कि अनकरीब ही 5G नेटवर्क को मुतारिफ कराया जाएगा। It is very satisfying now that every other Indian state has since followed Gujarat's transformative template. The credit for this pioneering initiative and its subsequent replication must go to only one leader. He is the proud son of Gujarat. He is the visionary leader of India, and he is Shri Narendra Modi, our beloved Prime Minister, under whose leadership India is the fastest growing economy in the world. Friends, Gujarat is Reliance's Janmabhoomi as well as its Karmabhoomi. Gujarat has always been and will always remain our first choice. At Reliance, our motto is India first, and within India, Gujarat first. We have so far invested nearly 3 lakh crores in the state of Gujarat and created and catalyzed over 1 million livelihood opportunities in Gujarat. Pandit Deen Dayal University, or PDPU, here in Gujarat has today over 5,000 students. In a short time, PDPU has emerged to be amongst the top universities in Gujarat. The Reliance Foundation has committed an investment of rupees 150 crores to make PDPU even stronger and an institution of international repute. Fifth, I am happy to mention that the Reliance Foundation, which is present in all districts of Gujarat and thousands of villages in other states in India, has demonstrated how India can move away from rural distress to rural progress. By combining the power of digital technology, Reliance Foundation will increase these success stories many more times in the coming decade. जारिया माली साल की तीसरी सहमाही में रिलायंस जियो ने शानदार मुजाहिरा किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को बम्पर मुनाफा हुआ है। RIL को तीसरी सहमाही में 10,251 करोड़ का मुनाफा हुआ है। एक सहमाही में 10,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी बन गई है, जबकि 2018 की तीसरी सहमाही में RIL का मुनाफा 9,423 करोड़ था। RIL को बम्पर मुनाफा देने में जियो का रोल अहम है। इस सहमाही में जियो का मुनाफा 19% बढ़कर 831 करोड़ हो गया है। 2019 की सहमाही में RIL की रिफाइनरी, GRM, पेट्रोकेमिकल और रिटेल ने अच्छा मुजाहिरा किया है। चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि जियो परिवार 28 करोड़ अफराद का हो गया है और अब ये दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल डेटा नेटवर्क में एक है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा दीगर बैरूनी ममालिक में भी उर्दू की नई बस्तियां कायम हैं और इन दिनों मुल्कों के अफराद खलीजी ममालिक में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मगरबी यूपी के बुलंदशहर गोलावटी से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे ही एक तशख़ीस का नाम नदीम माहिर है, जो खलीजी ममालिक में उर्दू की शमा रोशन किए हुए हैं। नाजरीन, आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
1970 और 80 के दहे में रोजगार और कारोबार के सिलसिले में खलीजी ममालिक का सफर तय करने वालों में बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों की रही, लेकिन रोजगार के तकाज़ों के साथ अदब से शगफ रखने वाली शख्सियात ने इन मुल्कों में अपने ज़ुबान और अदब की शमा को भी रोशन किया। 20 बरस कबल उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे से कतर तक का सफ़र तय करने वाले नदीम माहिर भी इन्हीं शख्सियात में से एक हैं, जो अपनी तंजीम अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद कतर के प्लेटफॉर्म से गुज़िश्ता 20 बरसों से कतर में मुशायरों, अदबी नशिस्तों और उर्दू किताबों के इशाअत के ज़रिए उर्दू ज़ुबान व अदब की तरवीज व इशाअत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तंजीम से मेरा ताल्लुक़ है अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद। ये खालिश हिंदुस्तानी तंजीम है और इसके अंदर हम लोग हर साल एक बड़ा मुशायरा करते हैं यौम जमहूरिया के उन्वान से 26 जनवरी पर, जिसमें वहाँ का सिफारत खाना जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। इसके अलावा ये हिंदुस्तानी अकेली तंजीम है, इसके अलावा किसी दीगर मुल्क की भी कोई तंजीम नहीं है जिसको हुकूमत कतर ने मंजूर किया हो। तो हमारी जो तंजीम है ये कल्चर एंड हेरिटेज मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है और हमें ये एक बड़ा स्पॉन्सरशिप हमें भी देते हैं और हमारा बड़ा ताउन करते हैं उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए। और हुकूमत की जानिब से तो हम लोगों को एकदम फ्री हैंड है कि भाई आप लोग जो चाहें काम करें। तो इसलिए वहाँ पर उर्दू का काम इस माना कर मुशायरों के से हटकर अगर हम करें तो किताबों की इशाअत का है, जिसकी मैं समझता हूँ अगर सिर्फ एक ही तंजीम हम अपनी तंजीम की बात करें तो तकरीबन 27 किताबें अब तक हमारी अंजुमन जो है वो अपने ज़ेरे एहतमाम जो है वो छपवा चुकी है। इसके अलावा दीगर तंजीमें हैं, तो मैं समझता हूँ कि कई सौ की तादाद है किताबों की जो दोहा कतर से अब तक छप चुकी हैं। एक शायर की हैसियत से भी नदीम माहिर उर्दू ज़ुबान और अदब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नदीम के मुताबिक गैर मुल्क में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अपनी ज़ुबान और अदब के ज़्यादा करीब नज़र आते हैं। वहाँ तमाम जो लोग हैं हम लोग वो शीर व शकर की तरह रहते हैं। हमारी तमाम जितनी भी अक्सर तंजीमों में अगर मैं बात करूँ, सिर्फ अंजुमन की बात छोड़ दें आप, चूँकि ये एक हिंदुस्तानी तंजीम है, वरना हर तंजीम में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ओहदेदारान होते हैं और अच्छा खासा हम लोगों में एक इंट्रैक्शन होता है वहाँ पर। और उसके अलावा एक ही स्टेज पर हम, अब जैसे यौम जमहूरिया का हमारा मुशायरा होता है उसमें हिंदुस्तानी सफ़ीर भी मौजूद होते हैं और हमने एक दो बार पाकिस्तानी मेहमानों को बुलाया है अपने। तो यौम जमहूरिया हिंदुस्तान का तो मेहमान पाकिस्तान के होते हैं और शायर भी पाकिस्तान से आते हैं, मकामी भी हम नुमाइंदगी रखते हैं पाकिस्तान से और बैरून पाकिस्तान से हम बुलाते हैं ख़ास तौर से, और हमें कोई परेशानी नहीं और सब लोग आते हैं और बड़ी खुश दिली के साथ आते हैं। यौम पाकिस्तान का प्रोग्राम होता है तो वो लोग हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं। तो वहाँ पर तमाम अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द लाइन जो है वो, यानी जो चूँकि ज़बान की कोई सरहद, कोई धर्म या कोई मज़हब नहीं होता, तो वो जाकर बात वहाँ समझ में आती है। खलीजी ममालिक में मुनक़िद की जाने वाली उर्दू नशिस्तों और मुशायरों में शिरकत करने वाले मारूफ उर्दू अदीब और शोरा भी उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ में इन अंजुमनों की खिदमत का एतराफ़ करते हैं। वहाँ ये हुआ कि कई अंजुमनें बन गई एक साथ और उर्दू के सिलसिले में बहुत काम कर रहे हैं ये लोग। तो नदीम माहिर जो है माशाल्लाह इनमें बासलाहियत है और इन्होंने फिर अपनी एक अंजुमन मुहिब्बान उर्दू बनाई। इन्होंने जब वहाँ पे स्कूल वगैरह और घरों में जो मदरसे हैं इस तरह के उर्दू की तालीम जो अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, इस तरह की वहाँ एक फ़ज़ा हमवार हो रही है उर्दू मुशायरों के ज़रिए और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। अरबी वहाँ की जो है वो बहरहाल नेशनल लैंग्वेज है, चूँकि अरब है वो मुल्क। उसके अलावा अंग्रेज़ी तो पूरी दुनिया में एक बहरहाल उसका गलबा है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली ज़बान उर्दू है। खलीजी ममालिक में उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ का ये सिलसिला यूँ ही जारी रहे और उर्दू दुनिया भर में अपनी शिरीनी बिखेरती रहे। तशबीहात और उनको अमली जामा पहना देना। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। फरमा रहे हैं जनाब